प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो सवाल है, चर्चा ये हो रही है कि ये कैसे होगा। नरेंद्र मोदी को आप पसंद करें या ना करें, लेकिन मोदी के संबंध में 3 बातें ऐसी हैं जो उनके कट्टर समर्थक भी स्वीकार करेंगे। भले ही वो मुंह से ना कहें, लेकिन दिल ही दिल में जानते हैं जो 3 बातें मैं कहने जा रहा हूं वो मोदी के संबंध में 100% सही हैं। पहली बात, नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लोग आपको कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन सब जानते हैं जितनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, दुनिया में किसी और नेता की इतनी लोकप्रियता नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से जो कनेक्ट है, जनता को जितना वो समझते हैं, जनता के भावों को जितना वो पढ़ लेते हैं, उतना आज भारत में कोई और नेता नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी में जो आत्मविश्वास है वो गजब का आत्मविश्वास है। उनमें जो कॉन्फिडेंस है, वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ हर बात बोलते हैं और जो कॉन्फिडेंस उनको जनता के साथ उनके कनेक्ट के चलते मिला है, उसका कोई सानी नहीं है। हालांकि आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं और आज जिस संदर्भ में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, उसको विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ये दरअसल उनका विश्वास नहीं है, ये उनका भरोसा नहीं है, ये उनका आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि ये उनका अति आत्मविश्वास है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की 2024 के चुनाव में 370 सीटें और एनडीए 400 पार। ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में लगा दिया है, अब की बार 400 पार। और उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ संसद में खड़े होकर यह कहा है कि बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें लेगी। और विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अति आत्मविश्वास से भरे हैं और जनता उनका यह घमंड तोड़ देगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भरोसे के साथ और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ उन्होंने ये बात संसद में रखी है, मेरा दावा है कि विपक्ष के बड़े से बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखकर और उनकी भविष्यवाणी सुनकर अंदर तक हिल गए होंगे और अब वो रणनीति बना रहे होंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे करें। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अब की बार 400 पार और बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें लाएगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बोली, वो कोई साधारण बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, करीब करीब 100 से भी कम दिन हैं और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि 2 बार से वो सत्ता में हैं, 2 बार से उनकी सरकार 2014, 2019 2 बार के चुनाव वो जीत चुकी है। और 2 बार कोई जब चुनाव जीतता है, तीसरी बार चुनावी मैदान में जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक डर जरूर रहता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, जिसके कारण उसके लिए जीतना मुश्किल होगा, जिसके कारण उसके लिए उतनी सीटों को रिटेन करना मुश्किल होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो सवाल है, चर्चा ये हो रही है कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, क्या ये संभव है? देखिए, जहां तक अंक गणित की बात है, मैं आपको बता दूं, चुनाव में 2 चीजें होती हैं। एक तो अंक गणित होता है, एक यानी मैथ्स होता है, और दूसरा केमिस्ट्री होती है। अगर आप मैथ्स के आधार पर जाएंगे तो ये आंकड़ा बीजेपी छू पाएगी, बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि जब आप मैथ्स के आधार पर जाएंगे तो आपको आंकड़ों के हिसाब से राज्यवार जाना पड़ेगा और सीटों का कैलकुलेशन करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आखिर बीजेपी किन राज्यों में अपनी सीटें बढ़ा सकती है, वो कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी अपनी 303 सीटों को बढ़ाकर 370 तक ले जा सकती है। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप कागज पेन लेकर के जमीनी हकीकत देखते हुए, चुनाव विश्लेषकों के साथ चर्चा करते हुए कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको लगेगा ये आंकड़ा छूना बिल्कुल असंभव है। लेकिन होता क्या है, भारत में चुनाव वो गणित पर नहीं बल्कि केमिस्ट्री के आधार पर लड़े जाते हैं। ये केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री होती है वोटर और नेताओं के बीच में। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या 2014 में आपने ये कल्पना की थी
कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी। क्या आपने कल्पना की थी? मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि भारत में जितने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी ने भी नहीं माना था कि बीजेपी 272 सीटें अकेले अपने दम पर ले आएगी। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने उस वक्त ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी अपने दम पर सरकार बनाने की सिचुएशन में आ गए तो वो कपड़े उतार करके नंगे होकर सड़क पे दौड़ेंगे। किसी ने कहा था हिंदुस्तान छोड़ देंगे। यानी सब के सब लोग इतने कॉन्फिडेंट थे, कोई चुनाव विश्लेषक ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि बीजेपी 272 सीटें अपने दम पर जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी ने अपने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह पहला मौका था जब राजनीतिक विश्लेषकों की सभी भविष्यवाणियां और सभी कैलकुलेशन धरे रह गए थे, क्योंकि बीजेपी अंक गणित के आधार पर नहीं जीती थी, केमिस्ट्री के आधार पर जीती थी। वो केमिस्ट्री जिसने नरेंद्र मोदी के अंदर देश की जनता को एक नई उम्मीद दिखाई थी, और वो जनता जो यूपीए सरकार के 10 साल के शासनकाल से पूरी तरह से निराश और हताश थी, उसको नरेंद्र मोदी में उम्मीद की किरण नजर आई। और ये केमिस्ट्री थी जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अकेले अपने दम पे बहुमत में आ गई। लेकिन उसके बाद फिर अगला चुनाव आता है, 2019 का चुनाव आता है। राफेल का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, राहुल गांधी लगातार कहते रहे चौकीदार चोर है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा था। ये तमाम चीजें थी, महंगाई की बात हो रही थी, जीएसटी को विलन बनाया जा रहा था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा था। इन तमाम चीजों के बीच कहीं से लगता था कि बीजेपी एक बार फिर से 272 सीटें ले पाएगी। किसी को नहीं लगता था, सब लोगों को लगता था कि बीजेपी की सीटें कम होंगी। ये जरूर हो सकता है एक बार फिर से सरकार बना ले, लेकिन बीजेपी की सीटें कम होंगी। नतीजा क्या रहा? बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाकर 303 तक पहुंच गई। इसीलिए उस वक्त भी चुनाव में जो कुछ हुआ था वो गणित नहीं था, बल्कि केमिस्ट्री थी। नरेंद्र मोदी और भारतीय वोटर्स के बीच नरेंद्र मोदी ने जो दरअसल महिलाओं के लिए किया था, मुस्लिम महिलाओं के लिए किया था, नरेंद्र मोदी ने जो गरीबों के लिए किया था, जो एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर लिया था, उसकी और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री थी, जिसके कारण बीजेपी 303 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो ये बात समझिए कि भारत में चुनाव मैथ्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री के आधार पर जब होते हैं तो फिर जो तमाम गणित होता है वो उलट जाता है। तो उस हिसाब से इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये केमिस्ट्री जारी रही तो बीजेपी 370 सीटें ले सकती है। इसको असंभव नहीं मान सकते। अब आपको मैं छोटा सा एक आंकड़ा बताता हूं, आपको समझने में ये आसानी रहेगी। आप जानते हैं 2019 में बीजेपी अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीती थी। क्या आपको मालूम है कितनी सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर थी? सोचिए, 72 ऐसी लोकसभा सीटें थी, यानी 303 सीटें वो थी जो बीजेपी ने जीती अपने दम पर, और 72 सीटें ऐसी थी 2019 में जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, दूसरे नंबर की पार्टी रही। अब सीधा सा आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि बीजेपी अगर ये 303 सीटें रिटेन करती है, यहां पर फिर से जीतती है, और जिन सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पर रही उन सीटों में जीत जाती है, तो फिर बीजेपी का यह आंकड़ा 370 के ऊपर चला जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, कहने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन सभी सीटें फिर से रिटेन कर लेना, दूसरे नंबर पे जहां हो वहां सब सीटें जीत लेना, ऐसा तो लगभग असंभव लगता है। कम से कम आज की तारीख में लगता है ऐसा इतना आसान नहीं। लेकिन कई और फैक्टर हैं जो ये बताते हैं, जो ये दिखाते हैं कि बीजेपी 370 तक पहुंच सकती है। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये इतना आसान भी नहीं होगा, इसमें बहुत चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले उन चुनौतियों को समझ लेते हैं, वो चुनौतियां क्या हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा वो उम्मीदें कौन सी हैं, वो कैलकुलेशन कौन सा है जो बीजेपी को 370 सीटों तक पहुंचा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के सामने क्या है? बीजेपी के सामने पहली चुनौती है 303 सीटों को रिटेन करना है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो 303 सीटें जो आपने जीती हैं उनको रिटेन करना है। ऐसा करने के लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भले ही ना हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, कई सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, कई इलाकों में सांसदों से नाराजगी हो सकती है। तो बीजेपी की जो पहली रणनीति है, जो खबरें आ रही है उसके अनुसार बीजेपी कम से कम अपने 30 से 40 या फिर शायद ज्यादा जो सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट काट सकती है, जो खबरें आ रही हैं। यानी नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मौका दे सकती है, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर
सांसदों के खिलाफ है, जो सिटिंग एमपीज के खिलाफ है, उसको काउंटर किया जा सके। और बीजेपी की रणनीति हमेशा कारगर रही है, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते हैं। सिटिंग एमएलए से, सिटिंग एमपी से जो नाराजगी होती है, लोग उसको एक बार भूल जाते हैं। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी चुनौती क्या है? मान लीजिए चुनौती हो गई, दूसरी चुनौती क्या है? बीजेपी के सामने दूसरी चुनौती यह है कि करीब करीब 7 से 10 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी के कोर स्टेट हैं, यानी बीजेपी का जो मजबूत गढ़ है। इन तमाम स्टेट्स में बीजेपी या तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है, बीजेपी या तो क्लीन स्वीप कर चुकी है या फिर क्लीन स्वीप के लगभग नजदीक है। अब सवाल यह है कि इन राज्यों में जो बीजेपी का गढ़ है, वहां बीजेपी पहले ही सब कुछ जीत चुकी है, तो वहां पर बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी वहां सीटें बढ़ा तो सकती नहीं। चुनौती यह है कि वहां जो सीटें हैं उनको रिटेन करे। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ राज्य बताता हूं। पहला राज्य गुजरात, 26 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी 26 की 26 जीती हुई है। वहां पर कोई एक्स्ट्रा सीट बीजेपी जीत पाएगी, इसकी तो खैर गुंजाइश नहीं है। चुनौती यह है कि 26 की 26 एक बार फिर से जीत जाए। उसके बाद दूसरा, उत्तराखंड में आ जाइए। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, पांचों की पांचों बीजेपी जीती हुई है और पांचों को रिटेन करना है, नई सीटें जीतने का मतलब नहीं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती हुई है, बढ़ने का कोई चांस नहीं, यहां पर आपको रिटेन करना है। दिल्ली 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 की 7 सीटें बीजेपी जीती हुई है, बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, यहां पर आपको अपनी सीटें रिटेन करनी है। हिमाचल 4 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी 4 की 4 जीती हुई है, आप बढ़ने की कोई संभावना नहीं, आपको रिटेन करनी है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी 28 सीटें वहां पर जीत चुकी है। सिर्फ एक सीट ऐसी है जो बीजेपी नहीं जीती, और वो जानते हैं आप। तो उस सीट पर एक बार क्या बीजेपी इस बार जीत पाएगी? बाकी 28 फिर से जीत पाएगी। इसी तरह से राजस्थान 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 24 सीटें हैं, क्या बीजेपी एक बार फिर से 24 की जगह बढ़ाकर 25 सीटों तक पहुंच पाएगी? ये बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं इन तमाम राज्यों की, अगर मैं बात करूं। अब इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के राज्य हैं जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, इनमें जो है 6 राज्यों की मैं बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां पर उसके बावजूद बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन चुनौती है। जैसे पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, उड़ीसा की मैं बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, या फिर बिहार कर्नाटक की बात करूं, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी ने अच्छा किया था, लेकिन यहां पर बीजेपी को अपनी सीटें रिटेन भी करनी है, यानी अपनी सीटें उतनी जो लाई थी उतनी सीटें फिर से भी लानी है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पास एक गुंजाइश है वहां पर कि वो अपनी सीटें बढ़ा सकती है। ये मैं आपको इसके बारे में विस्तार से आपको समझाता हूं, लेकिन ये 2 तरह के राज्य आपके सामने मैंने रखे, और तीसरे राज्य वो हैं जहां बीजेपी अब तक नील बटा सन्नाटा रही है, और इन राज्यों में बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा पाएगी। ये बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर इन राज्यों में बीजेपी अच्छा करती है, या बीजेपी इन राज्यों में अपनी पकड़ बना पाती है, सीटें जीत पाती है, इन राज्यों में पेनिट्रेट कर पाती है, तो बीजेपी 370 सीटों तक पहुंच सकती है। लेकिन चुनौती यह है कि ये राज्य कौन से हैं? ये दक्षिण के वो राज्य हैं जहां बीजेपी आज तक पहुंच नहीं पाई है। केरल, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी आज तक पहुंच नहीं पाई है। तो क्या बीजेपी इन राज्यों में पहुंच पाएगी? ये समझना इस वक्त जरूरी है। क्या बीजेपी इन राज्यों में पैठ बना पाएगी? ये बीजेपी के लिए अगर 370 सीटों तक पहुंचना है तो बीजेपी को ये इन राज्यों में सीटें जीतनी जरूरी है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा होगा कैसे? अब ये राज्य कौन से हैं? ये राज्य हैं, इनमें आंध्र प्रदेश एक राज्य है जहां 25 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती है, 0 बीजेपी है। अब आंध्र प्रदेश में क्या बीजेपी इस कंडीशन में है कि वहां सीटें जीत पाए? ये बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये ऐसे राज्य हैं जहां सबकी निगाहें रहेंगी। दूसरी तरफ केरल, 20 लोकसभा सीटें बीजेपी का खाते में 0 है, यहां पर बीजेपी के पास बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो वहां की राजनीति है, जो लोकल राजनीति है, उसमें बीजेपी एक सीट भी जीत पाए, ये करिश्मा ही माना जाता है। तमिलनाडु में 38 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी 0 है वहां पर डीएमके, एआईडीएमके वगैरह जो तमाम पार्टियां, उसके बीच में एआईडीएमके तो बीजेपी के साथ एनडीए में हिस्सा है, लेकिन डीएमके और कांग्रेस की चुनौती क्या बीजेपी मुकाबला कर पाएगी? दूसरी तरफ तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें, बीजेपी वहां 4 सीटें जीत चुकी है, क्या वहां पर बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा पाएगी? ये संभावना है, ये संभावना क्षेत्र है।
यहाँ बीजेपी 4 से ज्यादा बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि वहां पर कांग्रेस को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में जो भारी बहुमत मिला था उसको देखकर चुनौती है, लेकिन फिर भी वहां एक अवसर है। पश्चिम बंगाल और यूपी, ये दो राज्य, पश्चिम बंगाल, यूपी और साथ कर्नाटक, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले मैं यूपी की बात आपको करता हूं। देखिए यूपी में क्या है, यूपी में पिछली बार बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 64 सीटें जीती थी। ये बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीतना, लेकिन यूपी में 80 सीटें हैं। तो सवाल यह है कि वहां पर बीजेपी क्या बढ़त बना पाती है, 5 से 10 सीटें और जीत सकती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद, राम जन्म लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, उत्तर प्रदेश में, पूरी उत्तर प्रदेश में राम लहर बह रही है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है बहुत लोकप्रिय है। ऐसे में बीजेपी के पास पूरा मौका है कि वहां पर अपनी सीटें बढ़ा सके। हालांकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी वहां मिलकर सीटें लड़ेंगे। कांग्रेस भी या तो इस गठबंधन में होगी या बीएसपी के साथ जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के पास वहां पूरी संभावना है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी 18 लोकसभा सीटें पिछली बार जीती थी, बाकी सब तृणमूल कांग्रेस, और 2 सीटें वहां पर कांग्रेस के हाथ में गई थी। यहां पर बीजेपी के पास अपनी सीटें बढ़ाने की गुंजाइश है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकल बॉडी चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहां पर बीजेपी को बिल्कुल धूल चटा दी, बीजेपी का पूरा संगठन टूट गया, वहां से बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और ममता बनर्जी वैसे भी बड़ी एग्रेसिव नेता हैं, वहां जिस तरह की राजनीतिक हिंसा होती है, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वहां पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, उस सब को देखते हुए वहां पर बीजेपी बढ़ पाएगी, चुनौती है। लेकिन ऐसी चुनौती बीजेपी ने इसके पहले भी इसका मुकाबला किया था, तो वो एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है। कर्नाटक में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन लगातार करती रही है, पिछले चुनाव में भी अच्छा किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव वहां हार चुकी है। उसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी अब शायद वहां पर इस बार पहले जितनी सीटें हासिल ना कर सके। लेकिन इस वक्त फिर कह रहा हूं, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में जाता है, जिसका मैंने अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, ये जो उत्तर प्रदेश से जो राम लहर बहनी शुरू हुई है, जो संकेत आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ये राम लहर है। और अगर उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक राम लहर बहती है, बह रही है, तो फिर दक्षिण में बीजेपी कोई करिश्मा कर सकती है। और वहां से अगर बीजेपी 10, 15, 20 सीटें दक्षिण से निकालने में कामयाब रहती है, ऐसी सीटें जो बीजेपी ने कभी नहीं जीती, तो बीजेपी कुल मिलाकर 370 सीटें जीतने के करीब आ सकती है। फिर कह रहा हूं, ये कैलकुलेशन जो है ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनौतियों का मुकाबला करना जानते हैं, और हर बार उन्होंने एक नई चुनौती जो है उससे टकराए हैं और उस चुनौती को पार भी लेकर गए हैं, पार्टी को खुद भी उस चुनौती के पार पहुंचे। तो इसलिए इन चुनौतियों के बावजूद गुंजाइश बहुत है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुल मिलाकर के ये जो चुनाव होगा, ये किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। देखिए, ये चुनाव जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि राम जन्मभूमि को पर जो मंदिर बना उसके बाद एक राम लहर बह रही है, वो एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी को एक बूस्ट दे रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बूस्ट दे रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है वो ये कि जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है, पूरी तरह से बिखर गया है। जो इंडिया अलायंस बना था, जुलाई में बना, और जनवरी फरवरी आते आते ये इंडिया अलायंस इस वक्त पूरी तरह से बिखर गया है। अब पश्चिम बंगाल में ही देख लीजिए वहां किस तरह की मारामारी हो रही है। बिहार में एक बार फिर से, बिहार क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां पर जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर से एक साथ हैं। उनके साथ जो है मांझी की पार्टी है, उनके साथ पासवान की पार्टी है। तो बीजेपी ने वहां एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया है, और राम लहर है, तो उसके कारण बीजेपी को वहां अच्छी जीत की संभावना जो है लगातार बनी हुई है। तो बिहार में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास गुंजाइश है, वहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती रही है शिवसेना के साथ मिलकर, लेकिन इस बार कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र का बदला हुआ है, क्योंकि वहां पर अब एनसीपी का एक धड़ा भी बीजेपी के साथ है। शिवसेना टूट चुकी है, तो टूटी हुई शिवसेना का हिस्सा बीजेपी के साथ है। वहां पर महाराष्ट्र में 42 लोकसभा सीटें हैं, वहां बीजेपी के पास एक अवसर है कि वहां अपनी सीटें बढ़ा सकती है। तो ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जैसे छोटे छोटे राज्यों की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट है, वहां बीजेपी 11 लोकसभा सीटें है, बीजेपी 9 सीटें ले चुकी है।
कह सकते हैं कि एकदम अपने उरोज पर है, लेकिन जिस तरह का वहां विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वहां पर बीजेपी इस बार अगर स्वीप कर देती है, 11 की 11 सीटें जीत जाती है, तो कोई उसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। और एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं, वो आंकड़ा भी आपको जो है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी जो मजबूत बात है वो क्या है? बीजेपी 199 सीटें हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती, और बीजेपी आज से नहीं, 199 सीटें जिनमें से मैंने आपको बताया कि 70-72 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी दूसरे नंबर पे थी। तो ये जो सीटें हैं इस पर बीजेपी आज से नहीं, बीजेपी पिछले 1.5-2 साल से लगातार काम कर रही है और जमीन पे ग्राउंड पर काम कर रही है। तो ये एक चीज है जहां पर बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है। एक और जो तथ्य है जो बीजेपी के पक्ष में जाता है वो ये है कि बीजेपी जो 303 सीटें जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें 224 सीटें ऐसी हैं, 224 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने दरअसल 50% से ज्यादा वोट लिया, 50% से ज्यादा वोट लिया। तो ये सीटें बीजेपी की एक मजबूत गढ़ बन गई हैं, और बीजेपी अगर अपना 4 से 5% वोट प्रतिशत अपना बढ़ा लेती है, बाकी पूरे देश में बढ़ा लेती है, तो उसकी सीटें बड़ी तादाद में बढ़ सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि बीजेपी अक्सर चुनाव में एक बड़ा टारगेट लेके चलती है, तो हो सकता है कि बीजेपी ने एक बड़ा टारगेट तय किया हो और बीजेपी ने खुद से अपने लिए एक ऐसा टारगेट तय किया हो जो बीजेपी को लगता हो अचीव करना मुश्किल है, लेकिन उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, 370 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो 350 तक सीटें आ जाएं। लेकिन एनडीए के लिए ये आंकड़ा बहुमत पर आना, 400 के पार जाना, ये कतई मुश्किल नहीं दिखता, क्योंकि पिछली बार भी 2019 में भी एनडीए का आंकड़ा 352 तक पहुंच गया था, 352 तक। तो एनडीए को करीब 50 सीटें और जीतनी, और एनडीए को, हालांकि एनडीए के बारे में कहा जा रहा था कि एनडीए बिखर रहा है, टूट रहा है। पहले शिवसेना गई, उसके बाद जो है जेडीयू गई, अकाली दल चली गई, ऐसा कहा जा रहा था कि एनडीए टूटकर बिखर रहा है, कमजोर हो रहा है। लेकिन जेडीयू एनडीए में वापस आ चुकी है, शिवसेना का एक धड़ा, मजबूत धड़ा, वो एनडीए में है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा जिस तरह की बात कही है, दिल पे पत्थर रख के कहा है कि नरेंद्र मोदी जी आपने हमको दूर कर दिया, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं शायद लग रहा है, छटपटाहट दिख रही है कि वो एक बार फिर से जो है बीजेपी के साथ हाथ मिला। राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ अकाली दल के आने की संभावना है, इस बात को लिख कर रखिएगा। चुनाव से पहले कभी भी पंजाब से बड़ी खबर आ सकती है कि अकाली दल एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाए। किसान आंदोलन के समय जो है उसने नाराजगी दिखाते हुए अलग हो गई थी, लेकिन अकाली दल ने उस वक्त लगा था कि उसका फायदा उसे हो जाएगा, लेकिन उसकी हालत वही है, माया मिली न राम। तो अकाली दल जो है एक बार फिर से वापस आ सकता है, जिसके वापस आने से पंजाब में बीजेपी के लिए थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। हालांकि बड़ा ट्रिकी स्टेट है, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पेनिट्रेट करना बिल्कुल इस वक्त बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां एक ही साथ मिलकर चुनाव लड़ने की सिचुएशन में होती हैं या एक ही अलायंस का हिस्सा होती हैं, तो फिर जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो वहां पर विरोधी वोट है, वो कहां जाएगा, उसका फायदा अकाली और बीजेपी को मिल सकता है। एक और दूसरी तरफ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि बीजू जनता दल जैसी पार्टियां जो अभी एनडीए का हिस्सा नहीं, हालांकि शुरू में थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन बाद में बीजू जनता दल अलग हो गई। लेकिन बीजू जनता दल के साथ जिस तरह की नरेंद्र मोदी की ट्यूनिंग है, नवीन पटनायक के साथ जिस तरह की ट्यूनिंग है, उसको देखते हुए इस बात में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देर सवेर बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा बन सकती है, या फिर चुनाव के बाद भी वो एनडीए के साथ सहयोग में आ सकती है। तो कुल मिलाकर के तब जो है एनडीए 400 के पार जा सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है, इसकी संभावना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में जो अब की बार 400 पार का जो नारा लग रहा है ना, वो इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अंत में फिर एक ही बात कहूंगा, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर सबसे बड़ी बात यही है कि भारत में चुनाव वो अंक गणित पर नहीं, मैथ्स पे नहीं, वो केमिस्ट्री पे लड़े जाते हैं। और इस वक्त नरेंद्र मोदी की देश के वोटर्स के साथ जो केमिस्ट्री है, उसका तोड़ विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, जो लगातार जिस ताकत के आधार पर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं विपक्ष पे प्रहार और नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।